नाजरीन को मेरा सलाम पहुँचे। मैं हूँ वाहिद नसीम और आप देख रहे हैं 4TV न्यूज़। मेरे प्रोग्राम फोर्थ व्यू में आपका खैर मकदम करता हूँ और आज इस उन्वान के साथ प्रोग्राम की शुरुआत करता हूँ। बदलते रिश्ते, थमती ज़िंदगी, नाव के साथ पतवार की साजिश। बड़ा अजीब सा उन्वान दिया है, मगर ये अब तमाम दुनिया पर एक नज़र डालते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ किसके रिश्ते बदल रहे हैं, उन रिश्तों के बदलने से ज़िंदगी कैसे थम रही है और नाव के साथ पतवार कैसे साजिश कर रही है। तो सबसे पहले हम आते हैं इस वक्त जो तमाम हॉट मामला है वो है तुर्की का। तुर्की देखिए, तुर्की ने अभी अज़रबैजान में अपनी मुदाखलत की और यहाँ पर जो एक तरह से विनर माना जा रहा है तुर्की को, रजब तैयब एर्दोगान को, उनके हथियारों को। मगर दूसरी तरफ आप देख रहे हैं दोस्तों कि दुनिया में तुर्की को लेकर एक अजीब सी बेचैनी पाई जाती है और एक ये कहा जा रहा है यूरोपियन मीडिया में भी और उससे अलग भी तमाम अलग अलग इलाकों में तुर्की को लेकर एक चिंता जाहिर की जा रही है इस बात की कि तुर्की लगातार एक धार्मिक मामले को लेकर या अपने आने वाले वक्त में ऑटोमन एम्पायर की सूरत हाल को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा है, जबकि दुनिया के साथ तुर्की के रिश्ते लगातार ख़राब हो रहे हैं। अभी तक यूरोपियन यूनियन का हिस्सा माने जाने वाला तुर्की यूरोप के साथ भी एक टकराव की स्थिति जो अभी हमने देखी फ्रांस के साथ में, जो अभी एक प्रॉफिट मोहम्मद के कार्टून को लेकर जिस तरीके से हुई बयानबाजियां, तनाव हुआ, उससे पहले ग्रीस में जिस तरह से समंदर में तेल फाइंड कर रहा था तुर्की के जहाज़ों द्वारा किया जा रहा था, तो उसमें फ्रांस ने इंटरवीन किया और ग्रीस के साथ में जो एक तरह से एक दूसरे की मदद करने का या फिर एक दूसरे पे हमले को हमला माने जाने का जो मुआहदा इजराइल और ग्रीस के साथ हुआ है, ये पूरी की पूरी लामबंदी तुर्की के खिलाफ हो रही है। आखिर ऐसी कौन सी बात आ गई है कि तुर्की को अब वो यूरोपियन यूनियन जो काफ़ी पसंद करता था और तुर्की को साथ लेकर चलता था, तुर्की की सेनाएं लगातार दुनिया में पाई जाती थी, नाटो का जहाँ भी संगठन जाता था, जहाँ इनका डिप्लॉयमेंट होता था, तुर्की की सेनाएं भी उसमें हिस्सा लेती थी और काफ़ी बड़ी तादाद में लेती थी। देखिए, पिछले हफ्ते तुर्की ने ये भी कहने की कोशिश की है, रजब तैयब एर्दोगान ने कहने की कोशिश की है कि नाटो को एकता दिखानी चाहिए, यूरोप को एक एकता दिखानी चाहिए और खैर मकदम करना चाहिए। तुर्की भी यूरोप का एक हिस्सा है, तो हमें जो है वो आगे मिलकर बढ़ना चाहिए, एक तरफ ये भी कह रहा है। और दूसरी तरफ जो अपनी जो कारगुजारी है या जो वो काम करना चाहता है, जो लाइन ऑफ एक्शन है रजब तैयब एर्दोगान, उस पर भी लगातार आगे बढ़ रहा है। जैसा कि आपको देखने को मिलेगा दोस्तों कि जिस तरीके से लीबिया के अंदर इंटरवीन किया और इंटरवीन करने के बाद में यहाँ एक मामला गुजरा था जिसका मैंने जिक्र किया था अपने प्रोग्राम में कि लीबिया के अंदर जब एक जहाज़ अपना लेके जा रहा था तुर्की, तो तुर्की के जहाज़ को फ्रांस के सैनिकों ने रोका, उसके जहाज़ ने रोकने की कोशिश की, तो तुर्की के सैनिकों ने वापस गन तान ली और जहाज़ को बंदरगाह पर डाउनलोड किया, उसको डिलोड किया और डिलोड करने के बाद में आराम से वो फिर उसको वापस तुर्की ले गए। अब ये मामला तो चलो गुजर गया था जिसमें एक बर्तरी देखी जा रही थी तुर्की की, मगर तुर्की की एक बहुत बड़ी हार के तौर पर देखा जाना चाहिए जो आज का वाक़या है, यानी कल का गुजर जाने वाली रात का वाक़या है, उसको देखा जाना चाहिए। बड़ी हार के तौर पर देखा जाए तुर्की की, या तुर्की की घेराबंदी पर देखा जाए, या इसके पीछे कोई और रणनीति है, इन तमाम पर हमको बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मामला ऐसा है कि तुर्की का एक जहाज़ जो सामान लेकर लीबिया जा रहा था, उस जहाज़ को जर्मनी के जो गार्ड हैं, फौज है, उन्होंने रोका, उस पर कब्ज़ा किया, उसके लोगों को बंधक बनाया और एक पूरी रात गुजारी और उसकी पूरे जहाज़ की तलाशी ली। इसका दरअसल असर क्या पड़ेगा, इस पर बात करते हैं। देखिए, अभी बहुत सारे एक्सपर्ट के द्वारा ये कहा जा रहा है कि तुर्की के खिलाफ यूरोपियन यूनियन पाबंदी लगाने की कोशिश कर रही है, कवायद में आगे बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ जो है तुर्की के जहाज़ों के साथ छेड़खानी शुरू कर दी है और जिस तरह से जर्मनी एक तरह देखा जाता था तुर्की का हिमायती था, तुर्की के एक इतिहास रहा है तुर्की और जर्मनी के संबंधों का, मगर इस वक्त
जर्मनी जो एक मुआहदा है कि यहाँ पर एक इंटरनेशनल फोर्सेस डिप्लॉय हैं, जिसमें यूरोपियन यूनियन की फौजें, जिसमें जर्मनी, फ्रांस और कई मुल्कों की और भी फौजें शामिल हैं, जो लीबिया में एक्टिविटी हो रही है उसकी निगरानी कर रही है लीबिया के समंदर में। तो लीबिया के समंदर में, लीबिया के थोड़े पहले ही तुर्की के जहाज़ को रोक लिया गया, फिर उस पर हेलीकॉप्टर से सैनिक उतरे और उसके बाद सैनिक उतरने के बाद जो तुर्की के जहाज़ का अमला था उसको बंधक बनाया और एक वहाँ उसकी तलाशी ली। हालांकि तलाशी में अभी तक ये कहा जा रहा है कि कुछ मिला नहीं है, मगर ये तनाव बढ़ाने वाली बात है कि तुर्की मेरे ख्याल से आने वाले आज या कल या एक दो दिन में इसका रद्द अमल अलग तरह से पेश करेगा। और यानी वो ये भी कवायद इसका अगला कदम हो सकता है कि तुर्की अपने जितने भी जहाज़ यहाँ से तो लीबिया की तरफ जाएंगे या दूसरे इलाकों में तुर्की के जहाज़ जहाँ वो असुरक्षा महसूस करेंगे, तो अपने या तो उसके ऊपर अपने जहाज़ों के ऊपर फौज का डिप्लॉयमेंट करेगा या फिर फौजी जहाज़ों के जरिए गार्ड करके जहाज़ों को ले जाना शुरू किया जाएगा। और अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो ये समझिएगा कि तुर्की की सेनाओं का मूवमेंट जो है वो तमाम इलाकों में बढ़ जाएगा। और इस तरह से ये भी आपको याद रखना चाहिए कि तुर्की के पास जो नौसेना है वो बहुत बड़ी है, नेवी काफ़ी बड़ी है और काफ़ी आधुनिक नेवी मानी जाती है तुर्की की। अगर तुर्की यहाँ से अपने सैनिकों से गार्ड करके अपने जहाज़ों को ले जाना शुरू करेगा, तो इसका मतलब ये है कि तुर्की अगर अनऑफिशियली भी कहीं पर हथियार डिप्लॉय करना चाहता है तो फिर वो बड़े आसानी से कर पाएगा, क्योंकि ये जहाज़ की तलाशी लेने का मतलब है कि अपने जहाज़ों की जो है वो हिफाजत करेगा तुर्की। क्योंकि तुर्की का यहाँ सीधा सीधा बयान आया है कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है जर्मनी ने, और इस बात का सहारा लेकर तुर्की अपने जहाज़ों पर गार्ड तैनात कर सकता है, फौजें तैनात कर सकता है या उन जहाज़ों के साथ अपने फौजी अमले भेज सकता है। तो ये जो सूरत हाल है, शायद ये यूरोप को एक काफ़ी तकलीफ दे सामने आए और काफ़ी तकलीफ का बाइस बन सकती है यूरोपियन यूनियन के लिए, क्योंकि यहाँ यूरोपियन यूनियन के जितने भी चाहे वो साइप्रस की हिफाजत में लोग आने की कोशिश कर रहे हों या फिर लीबिया में जिस तरीके से सहयोग करने की कोशिश की जा रही है, तो ये तमाम जो इलाके हैं इनमें अभी आने वाले दिनों में चूँकि मामला सिर्फ तुर्की का हो ये नहीं है, ये मामला ब्लॉक में भी आ रहा है। अभी तक ये मैं बदलते रिश्तों की बात इसलिए कर रहा हूँ कि यूरोपियन यूनियन का गहरा सहयोगी माना जाने वाला तुर्की अब तुर्की से अलग होते हुए नज़र आ रहा है। तुर्की पर पाबंदी लगाई जा सकती है। अलबत्ता एक ख़तरनाक बात और भी दोस्तों हमें जहन में रखनी चाहिए कि तुर्की का जो लीरा है वो बाज़ार में काफ़ी डाउन हो रहा है, इकोनॉमी काफ़ी डाउन चल रही है, 30% तक लीरा के रेट गिरे हैं। ऐसी सूरत हाल में तुर्की के अंदर तुर्की के लोगों में एक बेचैनी पाई जा रही है। तुर्की के लोगों ने सोना खरीदना शुरू कर दिया है, गोल्ड बाय करना शुरू कर दिया है, जिससे कि उनके जो पैसा है उनका वो महफूज रहे और उसके रेट ज़्यादा ना गिरें। चूँकि अगर यूरोपियन यूनियन पाबंदी लगाता है तो यहाँ ये भी काबिले गौर होगा कि यूरोप के साथ $100 मिलियन का जो कारोबार करता है तुर्की, वो अचानक बाजार बैठ सकता है, अचानक भारी मुसीबत का सामना तुर्की को करना पड़ सकता है। अब समाज में ये हमें थोड़ा सा समझने की कोशिश ये करनी चाहिए कि तुर्की में रजब तैयब अर्दगान क्या वाकई तमाम अपने व्यापार, कारोबार और तमाम चीज़ें बालाए ताक रख कर वो ऑटोमन अम्पायर के एजेंडा को जिंदा करना चाहता है? क्या तुर्की ये एक और इसमें मुझे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नज़र आ रही है कि जिस तरीके से यहाँ तुर्की लीबिया में अपनी बढ़त हासिल करना चाहता है तुर्की, यहाँ पर एक बात और भी है कि जर्मनी का कोई ये ऐसा काम तो नहीं है कि तुर्की को एक बहाना दे दिया जा रहा हो कि तुर्की अपने जहाज़ों के साथ अपने फ़ौजी अमले भी भेजे, अपने गार्ड जो नाव होती हैं फ़ौजी नाव वो भेजें, जिसकी वजह से जो दूसरे यूरोपियन यूनियन के जहाज़ यहाँ पर खड़े हैं, फ़ौजी अमले तैनात हैं, वो उनको रोक ना सके और तुर्की आराम से अपने साजो सामान जो लीबिया में भेजना चाहता है आसानी से भेज सके और मूवमेंट कर सके यहाँ भूमध्य सागर में भी, मतलब मेडिटेरियन सी में भी, जहाँ पर वो तेल खोजना चाहता है। क्योंकि यहाँ देखिए एक बात
ये भी अभी देखनी पड़ेगी हमको कि जर्मनी को मैं फ्रांस के, माफ़ कीजिएगा, रूस के नज़दीक भी देखता हूँ और अभी तक मैं तुर्की के नज़दीक भी देखता था। तुर्की द्वारा ये काम किया जर्मनी द्वारा ये काम किया जाना, मैं सीधे सीधे इसको ये मान लूँ कि जर्मनी भी तुर्की से बिल्कुल अलग हटते हुए वो उसके मुखालिफों में खड़ा हो गया है, ऐसा अभी मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मगर तुर्की, ये ज़रूर कहूँगा कि जर्मनी यूरोपियन यूनियन को लीड करने की ख्वाहिश रखता है। ब्रेक्सिट के बाद लंदन अलग हो जाएगा, ब्रिटेन अलग हो जाएगा, टक्कर फ्रांस और जर्मनी के बीच होगी। फ्रांस जो है अपने आप को एंटी इस्लामिक दिखाकर यूरोपियन यूनियन को लीड करने की कोशिश कर रहा है। जर्मनी एक्टिविटी के जरिए, सिक्योरिटी सिस्टम के जरिए कोशिश कर रहा है कि वो ये साबित करे कि यूरोपियन यूनियन का नेता जर्मनी है, जिसे मैं कई अपने प्रोग्राम में पहले भी कह चुका हूँ। जर्मनी का जहाँ तक सवाल है दोस्तों, वो सीधे सीधे मैं ये मान लूँ कि वो तुर्की पर एक तरह से एग्रेसिव हो रहा है और पाबंदी को लीड करेगा, जो पाबंदी लगाने की कवायद की जाएगी। अभी फ़िलहाल ये कहना कबल वक्त होगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। मगर ये रिश्ते बदल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन रिश्तों के साथ साथ दुनिया के वो रिश्ते भी बदल रहे हैं। जिस तरह से हम देखते थे कि अमेरिका के नज़दीक पाकिस्तान हुआ करता था, पाकिस्तान बहुत नज़दीक पाया जाता था। जो पाकिस्तान की तमाम, चाहे वो फौजी ताकत हो या फिर वो चुनी हुई सरकार हो, सभी अमेरिका के साथ देखी जाती थी। मगर वो धीरे धीरे चीन के पास चली गई। चीन के अलावा रूस के साथ भी अपने संबंधों को गहरा कर रही है। और दूसरी तरफ जो रूस के साथ हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट भारत ने बनाए थे, जो हमारे मिसाइल प्रोग्राम, जहाज़ प्रोग्राम, तेजस प्रोग्राम, और तकरीबन 60-70% वेपन्स का जो इन्हिसार था वो हम रशिया के साथ किया करते थे। मगर हमने भी अपने रिश्तों को इजराइल और अमेरिका की तरफ शिफ्ट कर दिए हैं। तो ये रिश्ते बदल रहे हैं। ये रिश्ते बदलते हुए कहाँ इस दुनिया को लेके जा रहे हैं, ये भी हमको सोचना पड़ेगा। ट्रंप जो है वो हार चुके हैं अमेरिका के अंदर, और ट्रंप के हारने के बाद जो बाइडन आए हैं, जो बाइडन अगर पुरानी नीति को बहाल करते हैं, जिसमें ट्रांस पैसिफिक जो नीति है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके अलावा ईरान के साथ जो समझौता है पहले जो किया गया था, वो JCPOA, मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा उसी हालात में लौट पाएगा ईरान के साथ, चूँकि यहाँ पर इजराइल का सख्त एतराज़ है। और यहाँ बड़ा रिश्ता ये भी बदला है कि इजराइल को तस्लीम करने वाले अरब ममालिकों की होड़ सी लग गई है, और लगातार अपने अच्छे संबंध जो हैं वो इजराइल के साथ बना रहे हैं, जिनको ये लग रहा है कि जो बाइडन आने के बाद सऊदी अरब पर अमेरिका का दबाव बनेगा, मगर इजराइल के ज़रिए उसको संभाला जा सकता है। तुर्की के सामने अमेरिका के साथ अपने संबंधों को बनाए रखने में शायद दिक्कत आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर माना जाता है कि तुर्की के जो रजब तैयब एर्दोगान हैं, उनके दामाद के रिश्ते, जेरेड कुशनर जो दामाद थे ट्रंप के, उनके साथ बेहतरीन संबंध थे, और बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए वो यहाँ पर अपने बहुत सारे मामलात को संभाले हुए और ठीक करते हुए नजर आ रहे थे। मगर जो बाइडन आने के बाद तुर्की शायद निशाने पर आ जाएगा, और यहाँ उन संबंधों को तुर्की ना तो इजराइल के जरिए जो है उसको बहाल कर पाएगा, और न जेरेड कुशनर के जो है वो इस्तेमाल करके अपने रिश्तों को अमेरिका के साथ एज इट इज रख पाएगा। क्योंकि जो रूस और यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के बीच में संतुलन बनाने की कवायद कर रहे थे रजब तैयब एर्दोगान, उसमें कहीं ना कहीं मामलात जो हैं वो हमको हिलते जुलते नज़र आ रहे हैं, जिसमें ऐसा भी मुझे महसूस हो रहा है कि तुर्की पर एक दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी अमेरिका की तरफ से इस खित्ते में, ताकि यहाँ पर यूरोपियन यूनियन को, इजराइल को और उसके अलाई सऊदी अरब को भी जो है वो इस तरह का एक तासुर दिया जा सके, अरब ममालिकों को एक तासुर दिया जा सके कि यहाँ तुर्की के होते हुए भी, चाहे वो एग्रेशन क्यों ना दिखा रहे हों, हम आपके साथ खड़े हैं, महफूज हैं, और तुर्की को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया जाएगा। मिडिल ईस्ट की एक अजीब सी उलझन मुझे नज़र आ रही है, जिसमें ये दिखाई दे रहा है कि अभी तक अमेरिका को लगातार आंख दिखाने वाला ईरान दोबारा से अमेरिका के साथ अपने संबंधों को बेहतर करने की कवायद ज़रूर करेगा, ताकि उसके साथ फिर से समझौता किया जा सके, व्यापारी पाबंदियों में कोई ढील ली जा सके। उधर तुर्की पर व्यापारिक पाबंदियां लगाकर, आर्थिक पाबंदियां लगाकर ज़रूर उसको दबाव में लाने की कोशिश की जाएगी, चूँकि इस वक्त यूरोपियन यूनियन के कई देश तुर्की से डरे हुए हैं।
हैं, जिनमें से साइप्रस पर अपना दावा वो ऑलरेडी कर रहे हैं, ग्रीक डरा हुआ है और फ्रांस के साथ टकराव की स्थिति है। जर्मनी ने जहाज पर अपने सैनिकों को उतार कर एक तरह से एक दुश्मनी की शुरुआत कर दी है। तो इन तमाम सिचुएशंस में, इन तमाम अदलते बदलते जो हालात हैं, उसमें स्थिति ऐसी लग रही है कि चारों तरफ टकराव बढ़ रहा है। चूंकि यहाँ अगर ईरान भी अपने रिश्तों को बदलने की कोशिश करेगा, ऐसा मुमकिन मुझे कतई नहीं लगता कि सऊदी अरब ईरान एक ही खेमे में आकर खड़े हो जाएं, और कम से कम वो यूरोप, इजराइल और अमेरिका के साथ वाला खेमा हो, इसमें अभी मुमकिन नज़र नहीं आता है। अलबत्ता चाइना, रशिया अगर आने वाले वक्त में कुछ दिनों के बाद अगर जो बाइडन द्वारा या फिर तमाम तकनीकी वजूहात से सऊदी अरब को मुस्लिम जगत के सामने कहीं जनता खड़ी हो जाने के बाद अगर घुटने टेकने की नौबत आई, तो रूस में वापस पलट जाने के अलावा कोई रास्ता सऊदी अरब के पास नहीं बचेगा। इस तरह की सूरत हाल, चूंकि इकोनॉमी को लेकर जो स्थिति है, चाहे वो अरब के तमाम देशों की जो सूरत हाल है अभी, वो एक अपनी तमाम व्यापारिक गतिविधियों को, अपने जो अर्थव्यवस्था है उसको चेंज करना चाहते हैं, एक्सचेंज करना चाहते हैं। जो तेल का उनका बाजार और ख़जाने थे, उनसे हटकर वो अपनी जो ज़िंदगी है उसको बनाए रखना चाहते हैं। अपनी आमदनी, अपने जो उनके ऐशो आराम हैं, उनकी जो दौलत है, उनकी जो देशों की अपनी कमाइयाँ हैं, उनको किसी न किसी तरीके से बनाए रखने के लिए ज़रूर वो वक्त रहते हुए कोशिश करेंगे कि यूरोपियन यूनियन, इजरायली कंपनियां अमेरिकी कंपनियों में भारी इन्वेस्टमेंट करें। ऐसी सूरत हाल में अमेरिका के जो लोग हैं वो ज़रूर सरकार दबाव बनाएगी, जिसकी वजह से अरब के लोग अपना इन्वेस्टमेंट यूरोप लेके जाएंगे और अमेरिका लेकर जाएंगे और इजराइल में भी करेंगे। तो उस दबाव के चलते हुए ज़रूर किया जाएगा। और अगर जनता के दबाव में आकर इसमें, क्योंकि तमाम आलम इस्लाम भी शामिल है, और ये तमाम आलम इस्लाम अगर कहीं गलती से वो जुड़ते हुए तुर्की के साथ खड़ा हो गया, क्योंकि देखना ये है कि तुर्की, इम्पोर्टेंट बात ये है कि अब आने वाला जो मामला है वो इतना ख़तरनाक बन रहा है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि तुर्की में रजब तैयब एर्दोगान अपनी बात पर अड़े रहते हैं, क्या वो फिर बढ़ते हुए जाते हैं, फिर वो अपनी जो प्लांटेशंस या आश्वासन मुस्लिम जगत को दे रहे हैं उसके उस पर खड़े रहते हैं, या फिर लड़खड़ा कर गिर जाते हैं आने वाली यूरोप की पाबंदियों पर, अमेरिका के दबाव पर, और इस वक्त जो है सऊदी अरब की नाराज़गी पर। इन तमाम चीज़ों के चलते हुए हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या रजब तैयब एर्दोगान अपनी जगह पर खड़े रह पाएंगे या फिर घुटनों के बल गिर पड़ेंगे। क्योंकि यहाँ ये सूरत हाल जो है वो सिर्फ मैं आपको बताई है अभी गल्फ़ की, और ये बताई है मैंने आपको यूरोप और अमेरिका के साथ रिश्तों की। अब थोड़ा सा हम आ जाते हैं बर्रे सगीर होते हुए, चाइना होते हुए रशिया तक चलते हैं। देखिए, भारत और पाकिस्तान के मामलात भी पूरी तरह से ख़राब हो रहे हैं। ये युद्ध जो है एक तरह से सर पर मुझे खड़ा हुआ नज़र आता है, चूँकि भारत की तरफ से भी तमाम सबूत जो कश्मीर का अभी मामला गुजरा है उसको लेकर यूएन को और तमाम अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने पेश कर दिए गए हैं। उधर पाकिस्तान भी डोसियर और तमाम चीज़ें जो है वो भारत के ख़िलाफ़ सबूत पेश करने का दावा कर रहा है यूएन के सामने, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने। यहाँ कौन किसको जीतता है, कितना जीतता है, कितना हारता है, देखने की बात है। मगर दोनों तरफ से तनाव है, चूंकि हमको देखने को मिल रहा है पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी जनता, पाकिस्तानी लीडरशिप एक दूसरे पर तनकीद करती हुई नजर आ रही है। भारत के लिए एग्रेशन, कश्मीर के मामले को लेकर जो है वो काफ़ी एग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं। इधर भारत अपनी सीमाओं में जो चीन की हलचल हुई है उसको जवाब देने की कवायद पर पूरी तरह से मुतमईन भी है, और बेका एग्रीमेंट साइन हो चुका है। आने वाले दिनों में जो मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था कि बढ़ा जाएगा उस पुरानी मामलात पर जो बराक ओबामा के टाइम पर हुआ करती थी, जो टीटीपी पर आ जाएगा। पहले टीपीपी पर जो थी वो डील थी, अब उसमें सीपीटीपीपी के नाम से उसको आगे बढ़ा दिया गया है। तो इस डील में आने से भारत की जो स्थिति है वो काफ़ी मजबूत हो जाती है। ऐसे में काफ़ी उम्मीदें बढ़ जाती हैं, और अगर ये उम्मीदें बढ़ जाती हैं तो हमको लगता है कि चाइना के साथ भी युद्ध मुतवक्को है और पाकिस्तान के साथ भी। मगर ये तमाम चीज़ों के बाद में आखिरी में मैं अपनी बात को ज़रूर कहूँगा, थोड़ा सा और चलते हैं, साउथ चाइना सी की तरफ चले जाते
जाते हैं। और अगर हम साउथ चाइना सी की तरफ जाते हैं दोस्तों, तो हम थोड़ा सा आगे और निकल जाते हैं जापान के समंदर में, जहां पर अमेरिकी जहाज ने रशियन समुद्र का उल्लंघन किया है, ऐसा बताया जा रहा है रशिया के द्वारा। और रशिया के जहाज़ों ने जो डिस्ट्रॉयर था अमेरिका का, उसको दौड़ाया, भगाया और चेतावनी दी कि अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो तुम्हारे जहाज को यहीं डुबा दिया जाएगा और उड़ा दिया जाएगा। तो यहाँ पर रशिया भी सीधे सीधे एग्रेशन पर उतर आया है, ये देखते हुए कि तमाम दुनिया में मामलात बिखर रहे हैं, एक दूसरे से सभी उलझाव की स्थिति में है, पूरी दुनिया अनसर्टेन हो चली है, चूंकि ये जो बिल्कुल मुतमईन नहीं है अपनी जगह पर, कोई भी किसी भी खेमे में चला गया हो। अब हम असली निचोड़ पर आ जाते हैं दोस्तों। निचोड़ की जहाँ तक हम बात करते हैं वो ये है कि जब मैं ये कह रहा हूँ कि पतवार का नाव के साथ साजिश, नाव के साथ की जो बातचीत की है उसका वो मैं क्या देख रहा हूँ, दरअसल मैं ये देख रहा हूँ कि ये धरती एक नाव है और इसमें तमाम जितने भी राजा इस दुनिया को चलाते हैं, मानवों को की रक्षा की शपथ लेकर अपनी अपनी गद्दियों पर बैठते हैं, वो तमाम लोग मुझे मानवतावादी नज़र नहीं आ रहे हैं, चूँकि एक साजिश जो है तमाम दुनिया में चल रही है एक दूसरे के खिलाफ, और ये राजा कर रहे हैं। ये जो वो पतवार हैं कि सिर्फ इंसानों के खिलाफ, यानी इंसानों जो नाव की सवारी हैं, इंसान कम से कम, उनके खिलाफ तमाम दुनिया में साजिशें हो रही है। कोविड-19 के नाम पर जिस तरीके से पूरी दुनिया बंद हो रही है, अर्थव्यवस्थाएं बैठ रही है, भुखमरी की सूरत हाल आ रही है, और तमाम दुनिया से मुझे खबर मिल रही है कि कंपनियां बंद हो रही हैं और कारोबार जानबूझकर बंद कराए जा रहे हैं। लोगों को जो है वो इस स्थिति में नहीं आने दिया जाना चाहता कि जो एक पूरा गेम कोई ज़रूर होगा इस मामले को लेकर, हर इंसान की सूरत हाल बदलेगी। आपको आने वाले दिनों में बिना कोविड-19 के सर्टिफिकेट के आप कहीं ना मूव कर पाएंगे, ना जा पाएंगे, ना कारोबार कर पाएंगे, ना यात्रा कर पाएंगे, ना अपने घर से निकल पाएंगे। तो कुल मिलाकर आपको कोई ना कोई बात ज़रूर है। जब आपको कोविड-19 का सर्टिफिकेट आपको अपनी जेब में रखना पड़ेगा, आपको वैक्सीन का लगवाने का टिकट सर्टिफिकेट रखना पड़ेगा, जब आपको कोई ऐप सरकार द्वारा जारी किया जाएगा वो रखना पड़ेगा, अगर कोई चिप की डिमांड आई तो वो चिप भी लगानी पड़ेगी। तो ये तमाम साजिशें पूरी दुनिया के खिलाफ जो है, मैं समझता हूँ कि ये आपको करनी ही पड़ेगी। और पूरी दुनिया को चाहे रात का लॉकडाउन लगाकर रोका जाता हो, चाहे दिन का लॉकडाउन लगा के रोका जाता हो, कुल मिला के पूरी दुनिया में कभी पहली लहर, फिर दूसरी लहर, फिर तीसरी लहर, फिर चौथी लहर, फिर पांचवी, छठी, सातवीं, 10वीं, जब तक अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाती हैं सब चीज़ें, तब तक ये सब लहरें चलती रहेंगी। और आपको पूरी तरह से, मुझे नहीं लगता कि दुनिया पूरी तरह से कोई काम कर पाएगी। सोच बदल रही है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, चीज़ें बदल रही हैं। इंसान, कुछ लोग जो इसमें से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जो इसको जो ऐसी मामलों में बिल्कुल जो पावर में हैं, चाहे वो किसी भी देश में हो, जो पावर में हैं, वो थोड़े बहुत कुछ नज़र आ रहे हैं। इस मामले को लेके कारोबारी दिक्कतें ज़रूर है, मगर उनको मजहबिक तौर पर, धार्मिक तौर पर, कम्युनिटी के तौर पर या कंट्री के तौर पर जो डोमिनेशन मिल रहा है, उस नशे में दुनिया डूबती चली जा रही है। मीडिया इसमें एक अहम किरदार जो है वो निभाता जा रहा है। लोग, ऐसा लगता है जैसे आपस में मोहब्बत करना भूल गए हैं, प्यार की बातें दरकिनार हो गई हैं और दुनिया बदलती चली जा रही है। न कोई किसी मानव सभ्यता, मानव सिविलाइजेशंस, और ना जो इंसानियत की बातें हुआ करती थी वो बिल्कुल दरकिनार है। हर देश एक दूसरे पर हमला करने के लिए तैयार है। दुनिया कहाँ चली जा रही है? ऐसा लगता है कि ये तमाम राजाओं ने कहीं ना कहीं मिलकर दुनिया को बड़े खतरे में डाल दिया है, और इस नाव की तमाम सवारी चाहे कहीं भी किसी भी देश में मौजूद हों, सब खतरे में हैं। लड़ाइयाँ साजिशों की होंगी, लड़ाइयाँ व्यापार की होगी, लड़ाइयाँ हथियारों की होगी, और पूरी दुनिया में आम इंसानों की जान जाने के खतरे लगातार बढ़ रहे हैं। चाहे उन्हें बीमारी के नाम पर छीन लिया जाए, चाहे हथियारों के नाम पर, या हमला कर कर डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। बहरहाल न जाने कौन है वो इस पूरी नाव को डुबा देना चाहता है। बहरहाल दुनिया की वो ताकतें जो भी चाहती हैं शायद वो करके रहेंगी, क्योंकि तमाम दुनिया में किसी भी देश की जनता, किसी भी देश की ताकत, किसी भी देश की अफवाज इन तमाम ताकतों के ख़िलाफ़ ना कोई आवाज़ उठा सकती है, ना ही कोई बात कर सकती है, ना ही इन सब में से कोई हिम्मत जुटा सकता है। अलबत्ता मैं ये देख रहा हूँ कि सर झुकाकर तमाम दुनिया को ये ग़ुलामी कबूल करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं।
بدلتے رشتے، خطرے میں زندگی، پتوار کی ناؤ کے خلاف سازش۔ اور اس پروگرام کو دیتے ہیں ویرام۔ اللہ نگہبان۔ دیکھتے رہیے 4 ٹی وی نیوز۔